हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 4 का मॉडल प्रैक्टिस। सेट नंबर 4 का ये है पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट है इसका। टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं और हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट हम सोल्व करे थे। लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इससे पहले इसके हमने 4 पार्ट कवर किए थे। पहले पार्ट में 1 टू 30 तक क्वेश्चन कवर किए थे मैथ्स के, फिर 31 टू 60 रीजनिंग, फिर 61 टू 105 इंग्लिश लैंग्वेज, देन 106 टू 130 तक हमने 25 क्वेश्चन कवर किए थे जनरल अवेयरनेस की। अभी लास्ट पार्ट है ये। टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, उसी तरह से इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो अलग से आती है। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। वो वीडियो आपके लिए अलग से यूट्यूब पे मिलेगी, प्लेलिस्ट में लगी होगी शेड्यूल पे, आप वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर आपको देखना है, बहुत सारे स्टूडेंट है दोनों लैंग्वेज में कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी इंग्लिश वो कर लेते हैं दोनों लैंग्वेज में। अगर आप दोनों लैंग्वेज में करना चाहते हो तो आप दोनों सेट को प्रैक्टिस कर सकते हो वन बाय वन। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4 का, इसका सॉरी सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 131, एक डैश एक वेब पेज या ईमेल में सन्निहित मतलब एम्बेडेड एक वस्तु है जो प्रचंड रूप से आमतौर पर अदृश्य रूप से यह जांचने की अनुमति देता है कि किसी उपयोगकर्ता ने सामग्री को एक्सेस किया है, मतलब किसी भी कंटेंट को एक्सेस किया है। ये आपको इस चीज की अनुमति देता है। इसे बोला जाता है वेब बीकन। वेब बीकन का यूज आमतौर पर वेब एनालिटिक्स या कहते हैं पेज टैगिंग के उद्देश्य से किसी वेबसाइट पर यूजर्स की जो गतिविधि है उन पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, वेब टेक्निक का या वेब बीकन का यूज ईमेल ट्रैकिंग के लिए भी किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, ये है वेब बीकन। बीकन मतलब कि प्रकाश, इसका मतलब क्या होता है, बीकन का मतलब प्रकाश। और वेब बीकन को वेब बग भी कहा जाता है। वेब बीकन को वेब बग भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेब बीकन का दूसरा नाम क्या है, वेब बग। क्वेश्चन नंबर 132, योगात्मक विनिर्माण का दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम होता है योगात्मक विनिर्माण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है दोस्तों 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, 3D प्रिंटिंग में ये प्रोसेस होती है जिसमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मॉडल बनाया जाएगा। कैसे, बाय एडिंग लेयर बाय लेयर से क्या बनाते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। और इसी को बोला जाता है 3D प्रिंटिंग, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। योगात्मक विनिर्माण मतलब कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, और इसका दूसरा नाम क्या है, 3D प्रिंटिंग। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 133, निर्देशों का सेट जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है उसे क्या कहते हैं, उस उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है प्रोग्राम। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर में या कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश करता है कि कोई भी काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसको डायरेक्शन देता है। तो उसे कहा जाता है प्रोग्राम। क्या कहते हैं, प्रोग्राम इसको कहा जाता है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी इसको कहते हैं। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 134, डीबीएमएस में ईआर डायग्राम एक ग्राफिकल विधि है जिसका उपयोग डैश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। डीबीएमएस का मतलब है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें ईआर डायग्राम का यूज करते हैं। एक ये ग्राफिकल विधि है जिसका उपयोग किया जाता है 2D प्रिंटिंग में। 2D प्रिंटिंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसका यूज किया जाता है ड्यूरिंग कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग करते टाइम, कंप्यूटिंग का यूज करते टाइम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 135, असेंबली लैंग्वेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कहता है एक वस्तु उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। ध्यान रखेंगे, यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें आती है, जैसे कि जावा पाइथन, ये लैंग्वेज आती है, ना कि असेंबली। ये गलत है। यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, ये भी गलत है। उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे बताया पाइथन, सी प्लस प्लस,
वे लैंग्वेज आएंगी जो मशीन भाषा से अलग होंगी। यह निम्न स्तरीय प्रोग्राम, ये लो लेवल लैंग्वेज है अपने आप में, ये स्टेटमेंट ठीक है। यह कंप्यूटर को कोडांतरण करने की एक भाषा है, मतलब कोड को ट्रांसफॉर्म करना कोडांतरण कहते हैं उसको। ये भी क्या स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। असेंबली भाषा को कोड ट्रांसक्रिप्शन या असेंबली का उपयोग किया जाता है, लेकिन यह स्वयं कोड ट्रांसक्रिप्शन की भाषा नहीं है। खुद कोड ट्रांसक्रिप्शन की भाषा नहीं है, इसका यूज किया जाता है इसके लिए। ये स्टेटमेंट भी गलत है। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे भी, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो लेके आते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी आपको ये सेट मिलेगा, इंग्लिश में भी वीडियो आती है, जैसे कि सेट नंबर, ये सेट नंबर 4 है, ये 4 सेट नंबर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश में भी आपको यूट्यूब पर मिलेगा। उसमें आप अच्छे से कवर कर सकते हो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा वर्डिंग अलग होती है, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ट्रांसलेशन करने के बावजूद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 136, एप्लेट्स जैसे विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है। एप्लेट्स का मतलब ये होता है दोस्तों, जो ब्राउजर में छोटे एप्लीकेशन चलते हैं, ब्राउजर में जो छोटे एप्लीकेशंस का यूज किया जाता है उसी एप्लेट्स कहा जाता है। और उनके डिजाइन करने के लिए कहता है एप्लेट्स जैसे विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज है जिसका आपको यूज करना चाहिए, हम लोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये ध्यान रखेंगे, एप्लेट्स बनाने के लिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और जावा क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। और विशेष रूप से कहाँ पे यूज की जाती है, ब्राउजर में एप्लेट्स बनाने के लिए, मतलब कि ब्राउजर में छोटे छोटे एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है जावा का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 137, डेस्कटॉप पर कई विंडो को व्यवस्थित करने के दो तरीके हैं। आपको ध्यान रखना है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप पर खुली हुई कई विंडो को अरेंज करने के लिए कैस्केड और टाइल का यूज किया जाता है, और इन ऑप्शंस को आमतौर पर टास्क बार पर राइट क्लिक करके आप इनका एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज कैस्केड एंड टाइल। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डेस्कटॉप पर कई विंडो को व्यवस्थित करने के लिए किसका यूज करते हैं, कौन से दो तरीके हैं, कैस्केड और टाइल। क्वेश्चन नंबर 138, डैश सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई तरफ और खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। इसका तो पता ही होगा सभी को, ये मोबाइल में भी ऑप्शन आप यूज करते हो, जब डिलीट कर देते हो तो उसको आप रिकवर कर देते हो, कहाँ पे, रिकवरी में जाके, ठीक है, बीन में जाके, जहाँ पे आपकी जो सारी फाइल जो डिलीट की हैं आपने हाल फिलहाल में, वो वहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगी, वहाँ पे आप उसको रिस्टोर कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 139, वेब पेज फाइलें डैश फाइल नाम एक्सटेंशन का उपयोग करती हैं। वेब पेज फाइलों के लिए जो एक्सटेंशन होती है, ये होती है डॉट एच टी एम एल और डॉट एच टी एम एल। डॉट एच टी एम और डॉट एच टी एम एल आपको ध्यान रखना है, ये डॉक्यूमेंट के लिए होती है, बाकी डॉट जेपीईजी डॉट यहाँ लगा नहीं हुआ इसके, ठीक है, तो ये किसके लिए होती है, इमेज के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 140, डैश नियमों का एक समूह है जो किसी नेटवर्क में कंप्यूटरों के बीच संचार को नियंत्रित करता है, उसे कहते हैं दोस्तों प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स, नियमों का एक समूह है, बहुत सारे रूल्स इसमें आते हैं जो किसी नेटवर्क में कंप्यूटर के बीच संचार को, कम्युनिकेशन को क्या करेगा, कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 141, डैश एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होता है, सामान्यतः अपेक्षाकृत थोड़े स्टेशनों तक ही होता है, तो इसे बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म से आप बता सकते हो, ये है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें कुछ सिस्टम 20 से 25 मीटर की दूरी पर सारे सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं, एक मतलब लिमिटेड रेंज में काम करता है, और इसी को बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये क्या है, एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होता है, नाम ही क्या है इसका, लोकल एरिया नेटवर्क है, सामान्य अपेक्षाकृत थोड़े स्टेशनों तक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 142,
आपके पीसी के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी को डैश कहा जाता है। इसे कहते हैं वी रैम या वीडियो रैम। वी आर एम भी बोलते हैं इसको, वी आर ए एम भी इसको बोला जाता है, जिसका यूज हमारे पीसी या वीडियो सिस्टम के द्वारा किया जाता है यूज, दैट इज वीडियो मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 143, कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर को इथरनेट के उपयोग हेतु एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है, उसे डैश कहते हैं। दोस्तों इसको इथरनेट क्या है, केबल है। जैसे कंप्यूटर आईपी एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर को इथरनेट के उपयोग से हेतु एक अन्य यूनिक नंबर आप देंगे जब इसको कनेक्ट करेंगे केबल से, तो उसे कहा जाता है मैक एड्रेस। क्या बोला जाता है उसे? मैक एड्रेस बोला जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 144, डैश आसानी से समझने जाने योग्य डोमेन नामों को आईपी पतों में अनुदित करता है, मतलब कि बदलता है। तो यहाँ पे यूज करते हैं हम डोमेन नाम सर्वर का, डोमेन नेम सर्वर का मतलब डीएनएस का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो हर, जैसे गवर्नमेंट की साइट है दोस्तों .gov, एजुकेशन के लिए यूज करते हैं .edu। इस तरह से बहुत सारी डोमेन नेम होती हैं। अब इनको, जो डोमेन नेम सर्वर क्या कर देता है, इन सभी को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। आपको हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस डोमेन नेम याद होना चाहिए, उससे वो अपने आप आईपी एड्रेस में डोमेन नेम को कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए यूज किया जाता है डोमेन नाम सर्वर का, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? इंटरनेट रिले चैट एक चैट सॉफ्टवेयर है, गूगल टॉक भी चैट सॉफ्टवेयर है, स्लैक भी चैट सॉफ्टवेयर है। AWS ये चैट सॉफ्टवेयर में नहीं आता। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ये मतलब कि ये प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है AWS की, Amazon वेब सर्विसेज। Amazon में यूज होता है दोस्तों, ये Amazon की वेबसाइट में यूज होता है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह काम करता है। सस्ती क्लाउड कंप्यूटिंग इसको बोला जाता है। Amazon में जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो वहां पे स्टोरेज कर सकते हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 146, MS वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइनें ड्रॉप होती हैं? आपको ध्यान रखना है, ड्रॉप कैप एक बड़ा कैपिटल लेटर होता है जिसमें आमतौर पर जर्नल टेक्स्ट की डिफॉल्ट रूप से 3 लाइनें प्रेजेंट होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 147, MS वर्ड 2007 2007 के डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत इंडेंट विकल्प का इंडेंट जो ऑप्शन होता है ये उपलब्ध होता है? ये कौन से टैब में होता है ये आपको बताना है। इंडेंट आपको मिलेगा ऑप्शन, ध्यान रखना, होम टैब में। इसका यूज क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपको मार्जिन इंडेंट करना है, मार्जिन इंडेंट करना है जब पैराग्राफ को राइट में मूव करना चाहते हो और लेफ्ट में स्पेस क्रिएट करना चाहते हो आप। इसके लिए पैराग्राफ की लाइन पे जाके आप इंडेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा पैराग्राफ राइट में मूव करेगा। वैसे ही एक होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट में कैसे? जैसे कि आपको एक फर्स्ट लाइन छोड़ के बाकी सारा पैराग्राफ जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई का मतलब ये इक्वल स्पेस होगा लाइन का, पहली लाइन को छोड़ के। पहली लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, बाकी शुरू से स्टार्ट होगी, यहाँ पे स्पेस इक्वल होगा दोनों में, ऐसे होंगी लाइन सारी। तो इसके लिए यूज करते हैं हैंगिंग इंडेंट का। एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन पूरा पैराग्राफ जस्टिफाई अलाइनमेंट में रहेगा। इस तरह से यूज करते हैं इंडेंट का, और ये पाया जाता है किसमें? होम टैब में, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल फंक्शन किसी प्रास या रेंज में उन सेल्स की संख्या की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? आपने कोई भी रो में या कॉलम में डेटा लिखा हुआ है, उनका नंबर ऑफ टर्म को काउंट करना है भाई, कितना आपने कितनी एंट्री की है। तो उसके लिए यूज करते हैं हम काउंटा फंक्शन का। काउंटा दोस्तों जैसे CO आप इक्वल टू का निशान से सारे सिंबल MS एक्सेल में स्टार्ट होते हैं इक्वल टू सिंबल से। इक्वल टू सिंबल का यूज करोगे, काउंटा जैसे COU आप दबाओगे तो आपके यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। जैसे कि आप मोबाइल में कुछ सर्च करते हो, गूगल पे सर्च में आ जाता है, ऐसे सर्च में आए उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद क्लोज
ब्रैकेट दबाओगे, एंटर करोगे, वहां से आपकी जो भी नंबर ऑफ रो या कहते हैं इसमें जितना भी डाटा एंटर है उसको काउंट कर देगा। कॉलम में आपको काउंट करना है तो कॉलम में भी आप काउंट कर सकते हो कि आपने कितनी एंट्री की है। यूज करते हैं उसके लिए काउंटा फंक्शन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 149। 2010 में एमएस वर्ड 2010 में वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? प्रिंट के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस पी का। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाता है प्रिंट करने के लिए। अगर पैराग्राफ को अगले टैब पर रोक देना है तो कंट्रोल प्लस टी का आप यूज करोगे। कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं पैराग्राफ को राइट में अलाइनमेंट करने के लिए पैराग्राफ की। कंट्रोल प्लस एस एस का मतलब किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। राइट आंसर होगा प्रिंट के लिए कौन सी कमांड होगी? कंट्रोल प्लस पी। क्वेश्चन नंबर 150। एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का उद्देश्य क्या है? जब आप इस शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो इससे क्या होता है, प्रिंट टैब आपके आगे ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हो। तो इसका यूज होता है, राइट आंसर होगा शॉर्टकट की है ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 चूज द प्रिंट कमांड।